हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूडूमैन रैकशीट पर। आज जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम हुआ है 4 फरवरी की, जो सेकेंड शिफ्ट हुई है, उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए पुणे, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली और डी हैदराबाद, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारत का पहला एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान केंद्र बेंगलुरु में शुरू किया गया है। बेंगलुरु इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया कि बेंगलुरु को भारत की टेक राजधानी कहा जाता है। इसे एआई आधारित मौसम केंद्र वहीं शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आईएमडी यानी कि भारत मौसम विभाग विज्ञान विभाग मौसम केंद्र ने वर्ष 2025 को कौन सा स्थापना वर्ष मनाया है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 1857 यानी कि 168वां वर्ष, बी ऑप्शन था 1869 156वां वर्ष, सी ऑप्शन था 1875 150वां वर्ष और डी ऑप्शन था 1901 यानी कि 124वां वर्ष, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 1875 यानी कि 150वां वर्ष इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो 2025 का स्थापना वर्ष मनाया गया है, क्योंकि 1875 में इसकी स्थापना की गई थी आईएमईडी की, और उसका 150वां वर्ष मनाया गया है 2025 में। ये इसका करेक्ट आंसर था। अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। इस प्रकार 2025 में आईएमडी ने अपने वर्ष 150 वर्ष पूरे किए हैं, जिसे एक ऐतिहासिक मील पत्थर माना गया है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में भारत ने किस देश के साथ एक्सरसाइज बरोड सैन्य अभ्यास किया है? 4 ऑप्शंस थे। ए रूस, बी फ्रांस, सी जापान और डी ऑस्ट्रेलिया, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारत ने एक्सरसाइज बरोड सैन्य अभ्यास जो है वह फ्रांस के साथ किया है। फ्रांस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। वरुण भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका फ्रांस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि पिता से एक्स वाई गुणसूत्र और माता से एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं, तो बच्चे यानी कि लड़के होने की प्रायिकता कितने प्रतिशत संभावना होती है? लड़के होने की कितने परसेंट संभावना होती है? ऑप्शन 4 दिए गए थे। ए 25%, बी 50%, सी 75% और डी 100%, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 50%। इसका एकदम करेक्ट आंसर होता है, 50% होने की संभावना एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया है कि माता हमेशा एक्स गुणसूत्र यानी कि माता के पास एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, पिता एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। यदि वाई बदलता है तो बच्चा यानी कि लड़का होता है, एक्स वाई लड़का होता है, और यदि एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की होती है। इसलिए लड़का होने की संभावना 50% होती है। 50% इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले आप प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित हुआ? 4 ऑप्शंस थे। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए गुजरात। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 2025 का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए गुजरात इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया गया कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित किया गया। गुजरात इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आईएनएस तमाल भारत को किस देश ने दिया? 4 ऑप्शंस थे। ए फ्रांस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रूस और डी यूनाइटेड किंगडम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी रशिया। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारत को आईएनएस तमाल रशिया ने दिया है। रशिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया कि आईएनएस तमाल भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है, जिसे रूस द्वारा भारत को सौंपा गया। यह जहाज रूस में निर्मित किया गया और भारत रूस रक्षा सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आईएनएस तमाल को भारतीय नौसेना की स्टेल्थ फ्रिगेट क्षमता को मजबूत करने के लिए शामिल किया गया है। रूस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की स्प्रिंग मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? 4 ऑप्शंस थे। ए पेरिस, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क और डी वॉशिंगटन डीसी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी वॉशिंगटन डीसी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्प्रिंग मीटिंग
वॉशिंगटन डीसी में की गई। वॉशिंगटन डीसी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और विश्व बैंक की स्प्रिंग मीटिंग हर वर्ष परंपरागत रूप से वॉशिंगटन डीसी में आयोजित की जाती है। इन बैठकों में वैश्विक व्यवस्था, विकास, वित्तीय स्थिरता और नीति सुधारों पर चर्चा होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नीरज चोपड़ा ने ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुषों की भाला फेंक में स्पर्धा में कितने मीटर का भाला फेंका? ऑप्शंस थे ए 90.18 मीटर, बी ऑप्शन था 88.67 मीटर, सी ऑप्शन था 85.29 मीटर और डी ऑप्शन था 83.5 मीटर 50 मीटर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 85.29 यानी कि 85.29 मीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया गया है कि ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.29 मीटर का थ्रो किया। यह प्रतिष्ठित एथलेटिक्स मीट विश्व चैंप एथलेटिक्स कैलेंडर का अहम हिस्सा है और नीरज का यह प्रदर्शन उनकी निरंतरता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत मौजूदगी को दर्शाता है। 85.29 मीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, केंद्रीय बजट 2025-26 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 16,628 करोड़, बी ऑप्शन था 20,000 करोड़, सी ऑप्शन था 28,508 करोड़ और डी ऑप्शन था 38,613 करोड़, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी 28,508 करोड़ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय को राशि आवंटित की गई है 28,508 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और एंड टेक्नोलॉजी को 28,508 करोड़ रुपए। ये बताया गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसमें डीएसटी, डीबीटी और डीएसआईआर शामिल हैं, को अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप और वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 28,508 करोड़ कुल राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत सारी शिफ्टों में रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शंस थे ए CaSO4.2H2O, बी ऑप्शन था CaSO4.12H2O, सी ऑप्शन था CaCO2 3 और डी ऑप्शन था CaO, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि CaSO4.12H2O इसका एकदम करेक्ट आंसर तो होता है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वास्तव में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसमें इसे जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O को लगभग 100 से 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। पानी मिलाने पर यह दोबारा जिप्सम में बदल जाता है और जल्दी कठोर हो जाता है। इसका उपयोग मूर्तियां, सांचे और पट्टियां बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो जिप्सम का होता है CaSO4.2H2 ये जिप्सम का होता है और CaSO4.12H2 यह होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की कुल कितनी सीटें मिली? ऑप्शंस थे ए 89 सीट, बी 75 सीट, सी 101 सीट और डी 110 सीट, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 89 सीट्स यानी कि 89 सीट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को 89 सीटें मिली थी। यही बताया गया है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मजबूत बहुमत मिला। इसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी ने 89 सीट दर्ज की, जबकि उन्होंने उनके उसके सहयोगी जल और अन्य दलों ने मिलकर कुल एनडीए की सीट संख्या 202 तक पहुंच गई। बीजेपी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक अपक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस थे आपके ए ऊष्माशोषी अपक्रिया, बी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, सी विस्थापन अपक्रिया और डी रेडॉक्स अपक्रिया, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया इसका एकदम करेक्ट आंसर होता है। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया गया है कि जब कोई अम्ल और क्षारक आपस में अपक्रिया करते हैं तो उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। इस अपक्रिया में नमक यानी कि साल्ट और जल वाटर बनते हैं, साथ ही ऊष्मा यानी कि हीट भी निकलती है। चूंकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। इसके उदाहरण है HCl प्लस NaOH, यह बेस होता है। ये HCl एसिड होता है, अम्ल होता है, और जो NaOH है वह क्षार यानी कि बेस होता है बनता है।
NaCl जो साल्ट बनता है प्लस H2O प्लस हीट बनता है। ये इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ऊष्माक्षेपी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अम्ल और क्षार मिलकर ऊष्माक्षेपी क्रिया बनती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि दूरी समय रेखा ग्राफ वक्र यानी कि कर्व्ड हो तो इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन थे, ए वस्तु समान वेग से चल रही है, बी वस्तु विरामावस्था में है, सी वस्तु असमान वेग से चल रही है और डी वस्तु की चाल शून्य है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इनकी वस्तु असमान वेग से चल रही है। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी कि दूरी समय ग्राफ में यदि ग्राफ सीधी रेखा में है तो वस्तु समान वेग से चल रही है, यदि ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु विरामावस्था में है, और यदि ग्राफ कर्व्ड हो तो इसका मतलब है कि समय के साथ वस्तु का वेग बदल रहा है, यानी वस्तु कभी तेज या कभी धीमी चल रही है, इसे असमान वेग कहा जाता है। वस्तु असमान वेग से चल रही है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? ऑप्शंस थे, ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट्स और डी श्वेत रक्त कण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग होने का कारण होता है हीमोग्लोबिन, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया गया है कि रक्त में पाए जाने वाला लाल रक्त कणों के अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, इससे आयरन मौजूद रहता है और ऑक्सीजन मिलकर रक्त को लाल रंग देता है। इसी हीमोग्लोबिन की मदद से शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचती है। इनकी हीमोग्लोबिन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदलती? ऑप्शंस थे, ए क्योंकि वेग स्थिर रहता है, बी क्योंकि माध्यम बदलने पर केवल वेग बदलता है, सी ऑप्शन था क्योंकि तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता और डी ऑप्शन था क्योंकि ऊर्जा नहीं बदलती, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी क्योंकि माध्यम बदलने पर केवल वेग बदलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि अपवर्तन के समय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, वेग और तरंगदैर्घ्य बदलते हैं लेकिन आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करती है, इसलिए नहीं बदलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था क्योंकि माध्यम बदलने पर केवल वेग बदलता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, योजना आयोग को किस संस्था ने प्रस्तावित किया था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी आर्थिक सर्वेक्षण और डी राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है 2015 में। जो योजना आयोग को वह जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे, पहले प्रधानमंत्री, और जो ये नीति आयोग है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 2015 में भारत सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की 2015 में नरेंद्र मोदी की तरफ, जिसका उद्देश्य राज्यों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक कब बनता है? चार ऑप्शंस थे, ए समतल दर्पण में, बी उत्तल दर्पण में, सी अवतल दर्पण में और डी छवि में, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इनकी अवतल दर्पण इसका एकदम करेक्ट आंसर था, अवतल दर्पण में बनता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि अवतल दर्पण में किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, इसलिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। समतल और उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि सी अवतल दर्पण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो रीजनिंग का क्वेश्चन था, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पति है, तो डी का बी से क्या संबंध है? चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए पिता, बी मामा, सी चाचा और डी दादा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए पिता इसका एकदम करेक्ट आंसर था। फादर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। डी का बी से संबंध यानी कि फादर इसका एकदम पिता इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ए और बी भाई हैं, सी ए की माँ है तो बी की बी माँ है और डी सी का पति, यानी कि ए और बी का पिता, यानी कि पिता इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, उनका योग 121 है, बड़ी संख्या क्या होगी? चार ऑप्शंस थे, ए 49, बी 63, सी 77 और डी 84, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 77 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि साउथ को ये लिखा जाता है यानी कि SOUTH को TOVUI लिखा जाता है तो नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे,
जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि OPSUI, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 15 जनवरी को, बी 28 फरवरी को, सी 5 जून को और डी 11 मई को, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी कारण इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इतने लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिल सके हैं, जो मिले हैं उनका 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि भाई क्वेश्चन बहुत मेहनत से ढूंढे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।